हेलो स्टूडेंट्स। आज पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बताया था और पैरेललोग्राम लॉ में हमने स्टडी किया था। एक बार उसको देख लेते हैं कि हमने क्या स्टडी किया था, उससे आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पैरेललोग्राम लॉ में आपने देखा था कि आपके पास एक वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ था और उसके बाद एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ था। आप पीछे वाले मेरे लेक्चर्स में जाकर के इसको देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं। दोनों के बीच का एंगल थीटा था और फिर हमने इसको ए वेक्टर से आगे बढ़ाया था और ये भी आपका बी वेक्टर बढ़ा था। इसका पूरा डेरिवेशन मेरे पिछले लेक्चर में मौजूद है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इसको देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसमें हम लोगों ने देखा था कि यहाँ हम लोगों को a प्लस बी मिला करता था और a प्लस बी जो रिजल्टेंट था दोनों के एडिशन से, दोनों वेक्टर के एडिशन से a प्लस बी मिलता था। तो a प्लस बी का मॉड हम लोगों ने निकाला था। a प्लस बी वेक्टर का जो दोनों का रिजल्टेंट था उसका मॉड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप लोगों को पता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये जो एंगल फाई है, यानी कि ए वेक्टर के साथ ए प्लस बी का एंगल और जो है फिर बी वेक्टर के साथ ए प्लस बी का एंगल दोनों निकाला था। फाई की वैल्यू जैसा कि हम लोगों ने देखी थी कि tan इनवर्स, इस वाले फाई एंगल की बात कर रहा हूं जो कि विथ ए वेक्टर बन रहा है ए प्लस बी के साथ, इसका डायरेक्शन बताने के लिए tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आया था। ये विथ ए वेक्टर था और फिर अगर मैं इसके इस वाले एंगल की बात करूं तो दैट इज एक्चुअली थीटा माइनस फाई, दैट इज इक्वल टू थीटा माइनस tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये विथ बी वेक्टर है, यानी जब आपसे पूछे कि विथ ए वेक्टर आपको डायरेक्शन बताना है तो आप ए वेक्टर के साथ यहाँ डायरेक्शन निकाल के बताएंगे और फिर जब आपसे बी वेक्टर के साथ डायरेक्शन पूछे तो आप बी वेक्टर के साथ निकाल करके बताएंगे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम जैसे मैं डिस्कस करूं कि मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर ए वेक्टर जो है वो 3 मैग्नीट्यूड का दे दिया हुआ है। मान लीजिए कि मॉड ऑफ ए जो है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि मॉड ऑफ ए 3 मैग्नीट्यूड का दिया है और दूसरा कोई वेक्टर बी वेक्टर आपको दे दिया है कि वो ये बी वेक्टर है और आपको ये बता दिया गया कि मॉड ऑफ बी वेक्टर जो है वो 4 मैग्नीट्यूड का है और दोनों के बीच एंगल मान लीजिए कि 60 डिग्री आपको बता देता है। और उसके बाद कहता है कि आप इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए, आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन बताइए। तो बाय पैरेललोग्राम लॉ हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट यहाँ पर पता करते हैं। अगर आप मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर की बात करेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर बनेगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 60 डिग्री। मैं पूरी वैल्यू नहीं निकालूंगा क्योंकि आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी बेसिक नॉलेज आप लोग के पास रहती है। उसके बाद अगर मैं ये ए प्लस बी बना है, ये जो दोनों के बीच का रिजल्टेंट बना है और इसका जो डायरेक्शन अगर मुझे फाई बताना है तो फाई की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। फाई बराबर आप जैसा कि देख चुके हैं पहले भी डेरिवेशन में tan इनवर्स बी साइन थीटा, बी साइन थीटा मीन्स 4 साइन 60 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा मीन्स ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज 3 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री। ये आप इससे डायरेक्शन, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के तौर पर है। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड आती हैं और पैरेललोग्राम लॉ से भी रिलेटेड आती हैं, उसके बेसिक डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 3 वेक्टर्स दे दिए जाते हैं। ये मान लीजिए ए वेक्टर है, फिर एक वेक्टर बी वेक्टर दिया जाता है और फिर एक सी वेक्टर इस तरह का होता है जो कि
ट्रायंगल बना देता है पूरी तरीके से कंप्लीट। तो आपसे अगर कभी कभी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का एडिशन पूछा जाएगा और ये ट्रायंगल बना करके पूरा का पूरा ट्रायंगल क्लोज कर दे रहा है, यानी कि जहां से स्टार्टिंग हुई है वहीं पर वापस सी वेक्टर आ जा रहा है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें देखने की यह है कि अगर मैं ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखूं तो ए वेक्टर के सिर पर बी वेक्टर की पूंछ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो बनने वाला है ट्रायंगल लॉ से वो ए प्लस बी वेक्टर बनने वाला है। ए वेक्टर के पूंछ से बी वेक्टर के सिर पर जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, यही ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन थी कि ये जो वेक्टर बनेगा वो ए प्लस बी वेक्टर है। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो सी वेक्टर इस तरीके से है, नीचे की तरफ है, जबकि ए प्लस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो मैं यहां पर चाहूं तो दिखा सकता हूं आपको कि जो ए प्लस बी वेक्टर है वो असल में माइनस सी वेक्टर है। ये आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप इसका मतलब ये है कि आप ए प्लस बी वेक्टर की जगह माइनस सी वेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं और माइनस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर नल वेक्टर आ जाएगा। नल वेक्टर के बारे में मैं आगे आपको लेक्चर्स में बताऊंगा कि नल वेक्टर क्या होता है और उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेते हैं कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होता है और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेंट होता है, यानी कि उसका डायरेक्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता, पता नहीं किया जा सकता। इसके बारे में मैं डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करूंगा। अभी और उसी प्रॉब्लम पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। और उस प्रॉब्लम के स्टडी करने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी आपके पास इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कि आप एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, रैंडमली तीसरा वेक्टर और सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हुए, मतलब एक ही सीक्वेंस में बनते चले जाएं और वो कितने भी मैग्नीट्यूड के हों और वो सरफेस क्लोज हो जाए, ये पूरा का पूरा जो फिगर है वो बंद हो जाए आकर के, तो ऐसे केस में भले ही जैसे ये ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, ये जी वेक्टर है। तो अगर आपसे पूछ ले एज ए सॉल्यूशन कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस जी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ले, तो देखिए इसमें आपको न्यूमेरिकल मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बताया, ना आपको कोई डायरेक्शन पता है, लेकिन इन सब का रिजल्टेंट आपसे पूछा हुआ है, यानी इन सब को जोड़ करके आपको बताना है। मैग्नीट्यूड दे भी या डायरेक्शन दे भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, रीजन आप देखेंगे, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसमें अगर मैं ए और बी को जोड़ूं तो ये देखिए ये बना आपका ए प्लस बी वेक्टर। ध्यान से इस फिगर को देखते रहिएगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। ट्रायंगल लॉ से इन दोनों को जोड़ करके ये ए प्लस बी बन गया। अब ए प्लस बी में अगर मुझे सी को जोड़ना है तो ये देखिए ये इन दोनों का रिजल्टेंट बना, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज योर ए प्लस बी प्लस सी। फिर ए प्लस बी प्लस सी और डी को जोड़ना है तो ये जो हमारा रिजल्टेंट बना वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बना। फिर ये रिजल्टेंट जो बना वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बना। ट्रायंगल लॉ हम लगाते चल रहे हैं। फिर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दैट इज ये वाला वेक्टर कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, जोड़ने के बाद यहां तक हम पहुंचे हैं। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू दिस वेक्टर बना। ये वाला वेक्टर देखिए ये ठीक जी के अपोजिट है। ये वाला जो वेक्टर बना है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और ये ठीक जी वेक्टर के अपोजिट बना है। तो अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस जी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जी वेक्टर नीचे की तरफ है, जबकि ये वाला वेक्टर जो बना है यानी इनके सम से जो वेक्टर बना है वो एग्जैक्टली जी के जस्ट अपोजिट है, यानी कि माइनस जी वेक्टर है। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं कि दैट इज माइनस जी वेक्टर प्लस जी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, ये आप बता सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका पूरे का सम 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम आगे कंटिन्यू करते रहें इस चीज को कि अगर जो है इसमें ऐड करने के लिए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की अगर हम बात करें, इस तरह का भी फिगर कई बार आपके सामने आता है कि जैसे a वेक्टर है, फिर b वेक्टर है, फिर c वेक्टर है,
एक हेक्सागन बना करके आपके सामने वेक्टर्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे ये ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके का वेक्टर हो गया और साथ में इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब ये है कि अगर अब मैं आप, चूंकि ये फिर से मैंने बताया कि अगर ये कहीं भी कोई भी सरफेस, जरूरी नहीं हेक्सागन बने, ट्रायंगल बने, रेक्टेंगल बने, किसी भी तरह का सरफेस बस बंद हो जाए तो उनका रिजल्टेंट 0 आने वाला है। यानी यहाँ पे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आएगा। या अगर आपको कभी कभी जरूरत हो जाए या आपसे इस तरीके से रिजल्टेंट पूछ ले कि भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू हमसे पूछ ले। तो गौर से देखिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, यानी अगर इसमें मैं एफ ए भी जोड़ दूं तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर का नेट रिजल्टेंट 0 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ ए वेक्टर के बराबर होगा। या माइनस एफ ए को आप चाहें तो ए एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन पांचों वेक्टर्स का ए बी बी सी सी डी डी ई और ई एफ को एक सिंगल वेक्टर में हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक वेक्टर में उसे बता सकते हैं। इन सब का जोड़ने के बाद आपके सामने ए एफ वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम जैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार आपके सामने आती हैं तो आप बहुत आराम से रिजल्टेंट भी पता लगा सकते हैं। और जब मैं आगे रेजोल्यूशन पढ़ा दूंगा तो हम लोग ए एफ वेक्टर को कंपोनेंट्स में भी तोड़ के लिखा करेंगे कि हम लोग कंपोनेंट तोड़ करके कैसे ए एफ वेक्टर या माइनस एफ ए वेक्टर जो लिखा गया है उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। देखिए, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में एक प्रॉब्लम यह है कि पैरेललोग्राम लॉ में आपने देखा कि चूंकि फॉर्मूला ही आपके सामने इस तरह का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का, ये साफ हमको बता रहा है कि ये सिर्फ दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए बना हुआ है। ये वाला जो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का है ये सिर्फ दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए बना हुआ है। तो दो वेक्टर से ऊपर अगर आपको जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो फिर ये लॉ थोड़ा सा फेल होने लगता है, यानी कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो इसलिए फिर हम लोग जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर जाते हैं। तो इसके लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन अभी कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि कई बार आपसे इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछता है कि कुछ मैग्नीट्यूड आपको दे देगा, कह देगा कि मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, लेट इट बी 3 वेक्टर्स हैं, जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसने बोल दिया कि 2 मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का 5 मैग्नीट्यूड है और सी वेक्टर का कुछ 9 मैग्नीट्यूड है। और आपसे कह दिया कि क्या इन तीनों का जोड़ करके हम रिजल्टेंट 0 प्राप्त कर सकते हैं, या इन तीनों को जोड़ करके क्या हमको किसी भी डायरेक्शन में इनको जोड़ा जाए तो क्या हमको रिजल्टेंट 0 मिल सकता है। इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। देखिए, कभी भी अगर आपको इन 3 वेक्टर्स से अगर रिजल्टेंट 0 मिलना है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इन 3 वेक्टर्स को अगर रिजल्टेंट 0 देना है तो इनको कोई साइड्स ऑफ ट्रायंगल बनना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्लोज सरफेस बनेंगे। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों जोड़ करके आपको 0 देंगे, क्योंकि जब तक तीनों वेक्टर ट्रायंगल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उनका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। ये बेसिक इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक तरीका है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि क्या आपको लगता है कि 2, 5 और 9 3 मैग्नीट्यूड जो आपके सामने दिए हैं, क्या ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर सकते हैं? क्लास 8th में हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं, ट्रायंगल का बड़ा बेसिक सा लॉ है। वो ये है कि अगर कोई ट्रायंगल आपका बनता है तो उन ट्रायंगल के 2 साइड्स का जो जोड़ है, 2 साइड्स का सम है, वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, और 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा होता है। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, देखिए मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, या बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए, या सी प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाकर के ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन 3 वेक्टर कर लिए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी डायरेक्शन में जुड़ करके इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा।
तो अभी अगर हम देखें कि 2, 5 और 9, तो 2 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा, जो कि 9 से छोटा है। उसको 9 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का जो जोड़ है वो c से बड़ा होना चाहिए, तभी तो जाकर के वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर पाएगा और तब वो ट्रायंगल बना पाएगा। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 3 मैग्नीट्यूड आपको दिए गए हैं, इन 3 मैग्नीट्यूडों को जोड़ करके आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इन 3 वेक्टर्स को जोड़ करके ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, और अगर आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि आपका रिजल्टेंट इन तीनों का जोड़ करके 0 नहीं आने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि ए वेक्टर के बारे में आपको बता दिया कि लेट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो बी वेक्टर से बड़ा है। ये आपको जानकारी दे दी गई कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से बड़ा है। उसके बाद आपसे फिगर बना करके दिया गया कि भाई ये ए वेक्टर है और ये मान लीजिए कि बी वेक्टर है। मैंने जानबूझ के इसका लेंथ थोड़ा छोटा बनाया जिससे कि ये दिखे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से बड़ा है। अब वो आपसे पूछेगा कि ये मान लीजिए आपका रिजल्टेंट है ए प्लस बी। मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको अलग से दिखाई दे। इतना लंबा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा नहीं, थोड़ा छोटा होगा। मान लीजिए कि वो ए प्लस बी जो वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट का एंगल, इन दोनों के जोड़ने के बाद जो वेक्टर बनता है उसका एंगल ए के वेक्टर के साथ अल्फा है और बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल है। तो ये कई बार आपसे पूछता है कि अगर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से बड़ा होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी से बड़ा होगा, यानी लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी से बड़ा है, तो फिर आपसे ऑप्शन में पूछता है कि क्या अल्फा बीटा से बड़ा होगा, अल्फा बीटा से छोटा होगा, क्या इसके साथ हो सकता है। देखिए ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है। अगर लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए प्लस बी बनेगा वो ए की तरफ झुका हुआ होगा। कैसे, एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं कि जैसे अगर इतना लंबा मैंने ए बना दिया और उसके बाद जो बी बना वो इतना छोटा मैंने बनाया, इसको थोड़ा लंबा बना करके देखेंगे तो ज्यादा साफ समझ में आएगा आपको। तो ये भी बी वेक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये बी वेक्टर है तो ये बना देखिए आपका ए प्लस बी। ऑब्वियस सी बात है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो रिजल्टेंट को अपनी तरफ ज्यादा रखता है, ज्यादा अपनी तरफ झुकाए रखता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल अल्फा बना है या ये जो एंगल बीटा बना है, तो अगर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली बीटा अल्फा से बड़ा होगा, यानी इधर वाला एंगल बीटा इधर वाले एंगल अल्फा से बड़ा होगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने कई बार क्वेश्चंस में पूछती हैं, तो ये हमको समझना पड़ेगा। दूसरा, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है कि अगर किसी वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए तो क्या वो वेक्टर चेंज हो जाता है। देखिए रोटेशन करने पर ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज आना है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेक्टर में तो चेंज आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप इस वेक्टर को पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमा दें, जैसे ये अगर ए वेक्टर है और आप इसे 360 डिग्री पूरा का पूरा रोटेट करा दें और वापस फिर से वहीं ला दें, तो देखिए वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि एक स्पेशल एंगल 360 डिग्री 360 डिग्री, या हम दोबारा फिर से घुमा दें 720 डिग्री, या सो ऑन हम घुमाते रहें उसको 360 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल्स पे, तब वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आप कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या वेक्टर नेसेसरली बदल जाएगा अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। तो डायरेक्शन चेंज करने पर जो है वेक्टर में नेसेसरली बदलाव नहीं होगा। अगर आप 360 डिग्री या 720 डिग्री इस तरीके से आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री पर घुमाते हैं तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा और सेम वेक्टर वही का वही रह जाएगा, और इस वजह से वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब वेक्टर में चेंज नहीं आएगा। आगे मैं और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता रहूंगा। प्लीज आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा जिससे रेगुलर लेक्चर्स आपके पास पहुंचते रहें, और इसको शेयर भी करते रहिएगा और बच्चों में, जिससे कि और बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके। बाकी कई सारी चीजें अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा, इसलिए प्लीज जरूर मटेरियल्स जो इसके जाएंगे वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से आप डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका जवाब आपको देता रहूंगा।